नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर ज़िले से। दोस्तों, मुजफ्फरपुर ज़िले में एक गांव पड़ता था जिसका नाम था सुल्तानपुर। इसी सुल्तानपुर गांव में रहता था महेश यादव। महेश यादव जिन नज़दीकी पुलिस थाने में एक दरोगा के पद पर तैनात था, जिसको सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। दोस्तों, महेश यादव एक ऐसा पुलिस वाला था जिसकी वर्दी पर ईमानदारी का नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का दाग था। वह हमेशा गरीब, सीधे-साधे और मजदूर लोगों का शोषण किया करता था। गांव के छोटे-मोटे मामलों में गरीब लोगों को डराना-धमकाना, उनसे मोटी रिश्वत ऐंठना और यहाँ तक कि गांव की बहू-बेटियों पर गंदी नज़र रखना, यह महेश यादव के सबसे नीच और घिनौनी आदत बन चुकी थी। दोस्तों, पूरे इलाके में लोग इसके नाम से थर-थर काँपते थे, लेकिन वर्दी की खौफ से कोई इसके खिलाफ मुँह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद महेश यादव के परिवार की बात करें तो उसके परिवार में उसकी पत्नी थी जिसका नाम सुनीता देवी था। सुनीता एक सीधी-सादी, धार्मिक और घरेलू महिला थी, जो दिन-रात अपने घर के कामकाज में ही लगी रहती थी। महेश और सुनीता का एक इकलौता बेटा भी था जिसका नाम था अर्व। अर्व पढ़ाई-लिखाई में बहुत ही होशियार और समझदार लड़का था। वह अपने पिता की हरकतों को बचपन से देखता आ रहा था, इसलिए उसके मन में पुलिस की नौकरी को लेकर एक अजीब-सी नफ़रत पैदा हो गई थी। अर्व अक्सर अपनी माँ सुनीता से कहता था, माँ, मैं बड़ा होकर पापा की तरह पुलिस वाला कभी नहीं बनूंगा। मैं फौज में जाऊंगा और देश की सेवा करूंगा। दोस्तों, माँ सुनीता अपने बेटे की बातें सुनकर मुस्कुरा देती और उसके सिर पर हाथ फेरती, लेकिन उस वक्त किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में यही अर्व अपने ही बाप के साथ एक ऐसा कांड करने वाला था जिसकी गूंज पूरे जिले में सुनाई देने वाली थी। पर बेटे अर्व के उस बड़े कदम से पहले उसका दरोगा बाप महेश यादव 3 ऐसी बड़ी घटनाओं को अंजाम देता था, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, समय बीतता गया और तारीख आ जाती है 4 मई 2026। सुबह के करीब 8 बजे का वक्त था। और वो तैयार होकर अपने स्कूल चला गया। घर पर अब सिर्फ दरोगा महेश यादव और उसकी पत्नी सुनीता ही मौजूद थे। दोस्तों, सुनीता अपने पति को चाय देते हुए बड़े प्यार से समझाने लगी, देखो जी, अब बहुत हो गया है ये रिश्वत लेना और लोगों को सताना छोड़ दो, ऊपर वाले से डरो। हमारे पास एक ही बेटा है, उसी की अच्छी परवरिश करनी है। तुम्हें सरकार से जो भी महीने की तनख्वाह मिलती है, उससे हमारे घर का खर्चा बड़े आराम से चल जाता है, फिर ये हराम की कमाई क्यों? दोस्तों, यह सुनते ही महेश यादव झल्ला गया, वो गुस्सा हो गया। वह चाय का कुल्हड़ मेज पर पटकते हुए बोला, तू मुझे ज्ञान मत सिखा सुनीता, यह पुलिस की नौकरी मैंने कोई मुफ्त में नहीं पाई है। लाखों रुपए की रिश्वत देकर दरोगा बना हूँ। अगर मैं रिश्वत नहीं लूँगा, जो पैसा लगाया वो वसूल कैसे होगा? चुपचाप अपना काम कर, मुझे यह मत सिखा कि तुझे क्या करना है। इतना कहकर महेश यादव अपने बुलेट उठाई और किक मारी और घमंड में एंठता हुआ घर से बाहर निकल गया। अभी वह गांव की सड़क पर ही थोड़ी दूर पर पहुंचा था कि रास्ते में गांव वालों की एक महिला ने उसकी मोटरसाइकिल के आगे हाथ देकर उसे रुकवा लिया। उस महिला का नाम था सरिता देवी। दोस्तों, जैसे ही दरोगा महेश यादव की नज़र सरिता के रूप और उसकी जवानी पर पड़ती है, उसकी नीयत तुरंत डोल गई। उसकी आंखों में हवस की चमक आ गई। महेश ने अपनी बुलेट रोकी और रौब जमाते हुए पूछा, हाँ भाई, क्या बात है सरिता? सुबह-सुबह मेरी गाड़ी क्यों रोकी? सरिता देवी की आंखों में आंसू थे। वह हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, दरोगा जी, बड़ी कृपा होगी, मेरी बात सुन लीजिए। कल देर रात पुलिस हमारे घर आई थी और मेरे पति रमेश को उठाकर थाने ले गई है। पुलिस कह रही है कि उसने गाँव में चोरी की है। दरोगा जी, मेरे पति निर्दोष हैं, उन्होंने कोई चोरी नहीं की, ईश्वर के लिए उन्हें छोड़ दीजिए। दोस्तों, महेश यादव ने मूंछों पर ताव दिया और कुटिलता से मुस्कुराकर बोला, अरे सरिता, तू तो अपने पति की वकालत कर रही है। 6 महीने पहले भी जो गांव में चोरी हुई थी, उसमें तेरे पति का ही नाम आया था। तेरा पति पक्का चोर है, लेकिन अगर तू चाहे तो मैं उसे जेल जाने से बचा सकता हूँ और थाने से ही रिहा करवा सकता हूँ। पर देख, इस काम के लिए मुझे थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, सरिता देवी एक बेहद ही गरीब महिला थी, घर में दाने-दाने की मोहताज थी। वह रोते हुए बोली, दरोगा जी, हमारे घर में तो खाने को भी लाले पड़े हैं। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है और ना ही मैं कहीं से पैसों का इंतजाम कर सकती हूँ। अब महेश यादव को जिस मौके की तलाश थी वह उसे मिल चुका था। वह थोड़ा पास झुककर दबी जबान से बोला, देख सरिता, पैसे नहीं है तो क्या हुआ? तू खुद इतनी खूबसूरत है, इतनी जवान है, तेरे पति की रिहाई तेरे हाथ में है। पैसे हो या ना हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, सरिता कोई बेवकूफ़ नहीं थी।
वह दरोगा की गंदी नज़र और उसकी बातों का नीच मतलब तुरंत समझ गई। उसका खून खौल उठा, लेकिन बेबसी और लाचारी के आगे उसकी एक न चली। वह अपने पति रमेश को किसी भी कीमत पर जेल जाने से बचाना चाहती थी। उसने काँपते हुए पूछा, "आप आप क्या चाहते हैं दरोगा जी?" महेश यादव ने घिनौनी मुस्कान से कहा, "आप बस इतनी सी शर्त कि मुझे एक अपनी रात मेरे साथ गुजारनी होगी, बोलो मंजूर है?" दोस्तों, पति की लाचारी के आगे सरिता टूट गई। उसने भारी मन से कहा, हाँ कर दिया और बोली, "ठीक है दरोगा जी, मैं तैयार हूँ, लेकिन आपको आज ही मेरे पति को छोड़ना होगा।" महेश बोला, "अगर ऐसी बात है तो देर किस बात की? अभी मेरी बुलेट पर पीछे बैठ जाओ और चलो मेरे साथ थाने।" सरिता चुपचाप बुलेट पर बैठ गई। महेश ने गाड़ी थाने की तरफ बढ़ा दी। रास्ते के सुनसान स्टेज पर महेश ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और गाड़ी चलाते-चलाते पीछे बैठी सरिता के साथ अश्लील और आपत्तिजनक हरकतें करने लगा। सरिता घुटती रही, अपमान से के घूंट पीती रही, लेकिन अपने पति की खातिर चुप रही। दोस्तों, थाने पहुंचकर महेश ने सरिता को बाहर बैठाया और खुद अंदर चला गया। लगभग 20 मिनट बाद बाहर आया और एक नया नाटक रचते हुए बोला, "देख सरिता, आज तो कागजी कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए तेरा पति आज तो रिहा नहीं हो पाएगा, लेकिन कल सुबह मैं उसे पक्का छोड़ दूंगा।" सरिता का दिल टूट गया। वह उदास होकर बोली, "तो क्या मैं कल फिर थाने आऊं?" महेश ने आंख मारते हुए कहा, "थाने आने की कोई जरूरत नहीं है। तू एक काम कर, इस ऑटो वाले को अब पकड़ और गांव पहुंच जा, लेकिन हाँ, याद रखना, आज रात मैं तेरे घर आऊंगा और रात वहीं गुजारूंगा, तैयारी रखना।" दोस्तों, महेश ने जेब से कुछ रुपए निकालकर सरिता को ऑटो के किराए के लिए दिए। सरिता मजबूरी में ऑटो में बैठकर अपने गांव लौट आई। दिन भर थाने में अपनी दरोगाई झाड़ने के बाद रात के करीब 8:30 बजे महेश यादव अपनी बुलेट लेकर थाने से निकला। रास्ते में एक देसी शराब का ठेका पड़ता था। महेश ने वहां गाड़ी रोकी और शराब की बोतल खरीदी और सड़क किनारे एक सुनसान जगह पर जाकर अकेले बैठकर पूरी बोतल खाली कर दी। जब शराब का जहर उसके सिर पर चढ़ गया तो वह पूरी तरह से नशे में धुत हो गया। अब उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट की। लगभग आधे घंटे में वह अपने घर पहुंचा। घर के दरवाजे पर ही उसकी पत्नी सुनीता खड़ी थी। महेश ने एक लड़खड़ाती जबान में कहा, "सुनीता, आज मेरे लिए खाना मत बनाना, मेरे कुछ पुराने दोस्तों का फ़ोन आया था। आज हम बाहर बैठकर पार्टी करेंगे, खाना मैं वहीं खा लूँगा। मुझे आने की 2-3 घंटे लग जाएँगे।" सुनीता ने मासूमियत से कहा, "ठीक है जी, पर ज़्यादा देर मत करना।" अपनी पत्नी को दोस्तों का झूठा बहाना बनाकर हवस का अंधा महेश यादव सीता सरिता देवी के घर की तरफ निकल पड़ा। दोस्तों, सरिता के घर पर पहुंचने से दबी आवाज में दरवाजा खटखटाया। सरिता ने जैसे ही किवाड़ खोला, महेश का धक्का देकर अंदर घुस गया। उसने जेब से कुछ करारे नोट निकालकर सरिता के हाथ में थमाया और बोला, "आज की पूरी रात सिर्फ मेरी और तेरी है।" दोस्तों, लाचार सरिता ने सिर झुका लिया। महेश को कमरे की कुंडी अंदर से बंद कर दी। उस रात दोस्तों के बीच शारीरिक संबंध बने। महेश ने अपनी हवस की प्यास बुझाई। कामुकता के इस खेल में धीरे-धीरे सरिता को भी लगा कि वह दरोगा उसकी गरीबी को दूर कर सकता है और उसकी ढाल बन सकता है। जब रात के करीब 12:30 बजे महेश जाने लगा तो उसने सरिता के गाल सहलाते हुए कहा, "कल सुबह 11:30 बजे तक तेरा पति रमेश घर पर पहुंच जाएगा और हाँ, जब-जब भी मेरा मन करेगा मैं तेरे पास आया करूंगा।" अगले दिन कहने के मुताबिक दरोगा महेश ने रमेश पर से फर्जी केस हटाकर उसे सुबह 9 बजे ही थाने से रिहा कर दिया। रमेश अपने घर लौट आया, अपने काम धंधे में लग गया, लेकिन अब महेश यादव का चस्का बढ़ चुका था। वह हर तीसरी चौथी रात शराब के नशे में धुत होकर सरिता के घर पहुंच जाता था, उसके साथ रात बिताता और बदले में कुछ रुपए दे देता था। दोस्तों, समय बीतता रहा और अब तारीख आ गई 25 मई 2026। रात के करीब 8:30 बजे का समय था। महेश हमेशा की तरह ठेके से शराब पीकर नशे में झूमता हुआ अपने घर पहुंचा। घर में घुसते ही उसने फिर से वही पुराना बहाना बनाया, "सुनीता, आज भी दोस्तों के साथ ज़रूरी मीटिंग और पार्टी है, मैं 2-3 घंटे में आऊँगा, खाना मत बनाना।" लेकिन इस बार पासा पलट चुका था। दोस्तों, गाँव की औरतों और फुसफुसाहटों के जरिए सुनीता देवी को अपने पति के इस काले सच की भनक लग चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि उसका पति हर दूसरी-तीसरी रात सरिता देवी के घर जाकर अपनी रातें रंगीन करता है और सरकारी रुतबे के साथ-साथ घर का पैसा भी उस पर लुटा रहा है। दोस्तों, आज सुनीता खामोश रहने वाली नहीं थी। उसका सब्र का बांध टूट चुका था। वह चीख कर बोली, "बस करो महेश यादव, अपनी झूठी कहानियां अपने पास रखो। मुझे सब पता चल चुका है कि तुम रोज रात को उस सरिता के घर किस मुंह से जाते हो। शर्म नहीं आती है तुम्हें? एक गरीब औरत की मजबूरी का फायदा उठाते हो, अपनी रातें रंगीन करते हो और घर की कमाई उस पर लुटाते हो।
वो औरत तुम्हें कंगाल बनाकर छोड़ देगी। दोस्तों, अपनी चोरी पकड़े जाने और पत्नी के इस कड़े विरोध के महेश यादव बौखला गया। शराब का नशा तो था ही, ऊपर से उसका मर्दाना अहंकार जाग उठा। उसने बिना कुछ सोचे समझे सुनीता के चेहरे पर एक के बाद एक कई जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। दोस्तों, सुनीता जमीन पर गिर पड़ी। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए वह हिम्मत जुटाकर बोली, आज तुमने मुझ पर हाथ उठाया है महेश, अब मैं इस नरक में एक पल भी नहीं रहूंगी। कल सुबह होते ही मैं अपने मायके चली जाऊंगी और फिर कभी लौटकर इस घर में कदम नहीं रखूंगी। महेश ने अकड़ दिखाते हुए कहा, तू क्या जाएगी? कल सुबह मैं खुद तुझे धक्के मार कर इस घर से बाहर निकालूंगा। जा, जहां जाना है जा। दोस्तों, जैसे जैसे यह खौफनाक रात बीती, अगले दिन सुबह के करीब 8:30 बजे सुनीता ने अपने आंसू सुखाए और अपने कुछ कपड़े एक बैग में रखे। उसने अपने बेटे अर्व को पास बुलाया, उसका माथा चूमा और रोते हुए कहा, बेटा अर्व, तुम यहीं रहना, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर सुनीता अकेली ही मायके के लिए निकल गई। अब घर में सिर्फ दो लोग रह गए, दरोगा महेश यादव और उसका बेटा अर्व। सुनीता के जाने के बाद महेश यादव की नीयत और उसकी आदतें रत्ती भर भी नहीं बदली। वह अब भी रात के 10 बजे सरिता के घर चला जाता था, लेकिन 3-4 दिन बीतते बीतते महेश और उसके बेटे अर्व के सामने एक बड़ी व्यावहारिक मुसीबत खड़ी हो गई। घर में ना तो खाना बनाने वाला कोई था और ना ही कपड़े धोने वाला कोई था। घर में गंदगी फैलने लगी। तंग आकर बेटे अर्व ने अपने पिता से कहा, पापा, जब तक माँ वापस नहीं आती है तब तक घर के कामकाज के लिए किसी काम वाली को रख लीजिए। हमसे पढ़ाई के साथ साथ यह सब नहीं संभल रहा है। दोस्तों, महेश ने कहा, तू मत कर बेटा, मैं अभी पड़ोस में पता करता हूँ, कोई ना कोई मिल जाएगी। अर्व ने सुझाव देते हुए कहा, पापा, हमारे पड़ोस में वाली गली में एक विधवा औरत रहती है जिसका नाम सुमन देवी है। वह बहुत गरीब है, अगर आप उससे बात करेंगे तो शायद वह हमारे घर का काम करने को तैयार हो जाएगी। दोस्तों, महेश को बात जच गई। वह तुरंत उठा और सीधा सुमन देवी के घर पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया और सुमन देवी ने किवाड़ खोला तो उसने दरोगा को देखकर चौंक गई। महेश के घर के अंदर दाखिल हुआ और बात सीधे मुद्दे पर लाते हुए बोला, दोस्तों, देख सुनीता, मेरी पत्नी किसी काम से मायके चली गई है। घर में खाना बनाने और सफाई करने वाला कोई नहीं। अगर तू कल मेरे घर का काम काज संभाल ले तो मैं तुझे महीने के 8,000 दूंगा। 8,000 की बात सुनते ही सुमन देवी के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। इतने में सुमन की 18 साल की बेटी पूजा भी कमरे में आ गई। पूजा ने भी अपनी माँ के कान में कहा, हाँ माँ, हाँ कर दो। दरोगा जी के घर पर काम कर लोगी तो घर में दो पैसे आ जाएंगे, हमारी तंगी थोड़ी कम हो जाएगी। सुमन देवी ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है दरोगा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल सुबह से ही आपके घर का काम पर आ जाऊंगी। महेश अपने घर लौटा और अर्व को बता दिया कि कल से काम वाली आ जाएगी, लेकिन महेश यादव की गंदी नजरों का अगला शिकार या यही विधवा सुमन देवी बनने वाली थी। दोस्तों, अगले दिन से सुमन देवी ने महेश के घर आकर झाड़ू पोंछा और खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। सुमन एक विधवा महिला थी, लेकिन देखने में बहुत सुंदर थी। महेश की नीयत अब सुमन पर भी खराब होने लगी थी। वह बस किसी ऐसे मौके की तलाश में था जब घर पर कोई न हो, और वह मौका आ ही गया। 17 जून 2026 को सुबह के करीब 8 बजे का समय था। महेश आज थाने नहीं गया था, उसने छुट्टी ले रखी थी। घर में और वह बैठा अपनी पढ़ाई कर रहा था। महेश ने अपने दिमाग में चाल चली। उसने अर्व को पास बुलाया और प्यार से कहा, अर्व बेटा, तुम दिन रात सिर्फ किताबों में घुसे रहते हो, थोड़ी देर बाहर निकलो और अपने दोस्तों के साथ खेलो कूदो। या लो 100 रुपए, जाओ दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलाओ। अर्व ने 100 रुपए लिए और खुशी खुशी बोला, ठीक है पापा, मैं मैच खेलने जा रहा हूँ, 2-3 घंटे बाद आऊँगा। अर्व के घर से निकलते ही महेश ने अंदर के दरवाज़ा बंद कर लिया, बल्कि अपने कमरे में जाकर शराब बैठकर पीने लगा। लगभग आधे घंटे के बाद उन्हें अच्छी खासी शराब चढ़ा ली। उसी समय काम वाली सुमन देवी घर में आई और रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। दोस्तों, नशे में धुत महेश यादव ने कमरे से बाहर निकला और लंगड़ाते कदमों से रसोई में सुमन के पास खड़ा हुआ। वह सुमन को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, सुमन, तू है जो बड़ी खूबसूरत, बेचारी विधवा हो गई है। घर में इतनी गरीबी है, अगर तू चाहे तो तेरी गरीबी चुटकी बजाते दूर हो सकती है। सुमन ने चौंक कर पूछा, दरोगा साहब, आप यह क्या कह रहे हैं? दोस्तों, महेश सीधे नग्न सच का पर उतर आया। साफ बात कह दी, सुमन की तू मेरे साथ बिस्तर पर सो जा, मैं इतने पैसे दूंगा कि तेरी सारी तंगी खत्म हो जाएगी। सुमन देवी कोई बेवकूफ नहीं थी। उसने सोचा कि गरीबी की मार सहने से अच्छा है कि दरोगा को खुश करके पैसे ऐंठे जाएं। वह हल्की सी मुस्कान से बात साथ बोली, दरोगा जी, मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मुझे आपके साथ वक्त बिताने में कोई ऐतराज़ नहीं है।
महेश मुस्कुराया, वह तुरंत अलमारी के पास गया और 5,000 नकद निकालकर सुमन के हाथ में थमा दिए। फिर उसने घर का मुख्य दरवाजा बंद अंदर से लॉक किया और सुमन को खींचकर अपने बेडरूम में ले गया। दोस्तों, उस दिन महेश यादव ने अपनी नौकरानी सुमन के साथ संबंध बनाए। काम खत्म होने के बाद महेश ने सुमन के गाल बजाते हुए कहा, सुमन, अब तुम हमेशा के लिए मेरे घर में काम करेगी। कुछ दिन रुक जा, मैं अपनी पत्नी सुनीता को तलाक दे दूंगा, फिर तुझे इस घर की मालकिन बना दूंगा। सुमन देवी लालच में आ गई। उसे लगा कि एक अमीर और ताकतवर मर्द का सहारा मिल गया है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह दरोगा कितना हैवान है। अब जब वो घर से बाहर होता है, महेश सुमन को बुला लेता है, उसके साथ हवस पूरी करता है और बदले में पैसे फेंक देता है। और वो अपनी पढ़ाई में मस्त रहता है, लेकिन घर के माहौल और बाकी अपने बाप की गंदी हरकतों पर थोड़ा बहुत अंदाजा उसे भी होने लगा था, पर वह अपने बाप के रुतबे के आगे खामोश रहता था। दोस्तों, 23 जून 2026 का दिन आया। वक्त का पहिया घूमता रहा और तारीख आ गई 30 जून 2026। सुबह के करीब 8 बजे का समय था। महेश घर में बैठा था और वो पास ही पढ़ाई कर रहा था। तभी महेश को फोन पर सुमन देवी का कॉल आया। सुमन ने ढीली आवाज में कहा, दरोगा साहब, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, शरीर में बहुत दर्द है, इसलिए आज मैं काम करने नहीं आ पाऊंगी। महेश के सिर पर तो हवस का भूत सवार था। उसने कहा, अरे इससे कैसे नहीं आएंगी, रुक, मैं तेरे घर से ही कुछ पैसे लेकर आता हूँ। महेश तुरंत घर से निकला और सीधा सुमन देवी के घर पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया। आज सुमन की जगह उसकी 18 साल की जवान बेटी पूजा ने दरवाजा खोला। जैसे ही महेश यादव की नजर पूजा पर पड़ी, उसकी आंखों में हवस का नशा दुगना हो गया। पूजा पूरी तरह जवान हो चुकी थी, बेहद मासूम और खूबसूरत थी। महेश की गंदी नीयत अब उस मासूम लड़की पूजा पर टिक गई। उसने मन ही मन सोचा, सुमन तो पुरानी हो गई, असली मजा तो इस छरहरी कली की हासिल करने में है। महेश घर के अंदर घुसा। बीमार सुमन पर बिस्तर पर लेटी थी। महेश ने सुमन को कुछ रुपए दिए और फिर अपने बड़े हमदर्द बनते हुए बोला, सुमन, जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं होती तब तक तू अपनी बेटी पूजा को ही मेरे घर पर काम करने के लिए भेज दिया कर। घर में बहुत सारा काम बिखरा पड़ा है। सुमन देवी तो महेश पर अंधा विश्वास करने लगी थी। उसने बिना सोचे समझे अपनी बेटी पूजा से कहा, पूजा बेटी, जब तक मैं ठीक नहीं होती तू दरोगा चाचा के घर जाकर खाना बना दिया कर और सफाई कर दिया कर। दोस्तों, मासूम पूजा अपनी माँ की बात टाल नहीं सकी। उसने हाँ कर दी। महेश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। वह तुरंत घर से निकला और थाने चला गया। दोस्तों, अगले दिन 1 जुलाई 2026 सुबह के 8:30 बजे महेश यादव ने सुमन को फोन किया, सुमन, पूजा को तुरंत मेरे घर भेज दो, काम बहुत बड़ा है। सुमन ने पूजा को समझाकर दरोगा के घर भेज दिया। पूजा जब महेश के घर पहुंची तो उसने देखा कि घर में दरोगा, महेश और उसका बेटा अरव दोनों मौजूद हैं। पूजा ने संकोच के साथ पूछा, दरोगा चाचा, क्या क्या काम करना है? महेश ने उसे रसोई का काम बता दिया। पूजा रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। दोस्तों, उसी समय महेश ने अपने बेटे अरव से कहा, अरव, आज मैं थाने नहीं जा रहा हूँ, मुझे घर पर कुछ जरूरी कागजी काम निपटाना है। तो यहाँ बैठकर क्या करेगा? आज पूरे दिन दोस्तों के साथ जा घूम फिर ले और क्रिकेट खेल ले। महेश ने अपनी जेब से 100 का नोट निकाला और अरव को फिर दे दिया। अरव ने वह 100 का नोट देखा, फिर रसोई में काम कर रही पूजा को देखा। अरव पूजा को अपनी बहन जैसी मानता था, लेकिन बाप की हवस भरी आंखों का इशारा अरव अच्छी तरह समझ गया था। वह समझ गया था कि उसका बाप आज इस मासूम लड़की के साथ कुछ बहुत गलत करने वाला है। अरव ने बिना कुछ बोले जेब में रखे चुपचाप बाहर निकल गया। अब घर में सिर्फ 2 लोग थे, हैवान दरोगा महेश यादव और मासूम पूजा। अरव के जाते ही महेश अपने घर अंदर वाले कमरे में गया। उसने अलमारी से शराब की बोतल निकाली और बिना पानी मिलाए घटघटना शुरू कर दिया। दोस्तों, लगभग आधे घंटे के बाद तक वह कमरे में बैठकर शराब पीता रहा, यहाँ तक कि उसकी आंखें लाल हो गई। उसका दिमाग पूरी तरह हैवान बन गया। वह कमरे से बाहर निकला और दबे पांव जाकर घर के मुख्य दरवाजा अंदर से बंद किया और भारी कुंडी लगा दी। फिर वह रसोई की तरफ बढ़ा। उसकी नजरें पूजा पर गड़ गई। उसने इधर उधर देखा कि हथियार मिल जाए। तभी उसकी नज़र शेल्फ पर पड़ी। सब्जी काटने वाले एक तेज धारदार चाकू पर पड़ी। महेश यादव ने झटपट वह चाकू उठाया, दबे पांव पूजा के पीछे पहुंचा और एक ही झटके से चाकू की तेज धार पूजा की गर्दन पर टिका दी। दोस्तों, पूजा खौफ के मारे चीखने ही वाली थी कि महेश ने उसकी गर्दन को दबाते हुए उसके कान में गुर्रा कर कहा, अगर एक शब्द भी मुंह से निकाला या चीखने की कोशिश की तो चाकू से तेरा गला यहीं काट कर फेंक दूंगा।
पूजा की आत्मा कांप गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर बहुत मिन्नतें की, लेकिन हवस में अंधे हो चुके दरोगा महेश यादव पर टिकी टक पर किसी की दया तक असर नहीं हुआ। वह उस मासूम लड़की को घसीटते हुए बेडरूम में ले गया और वहां पर उसके साथ गलत हैवानियत किया। उसके बाद में दोस्तों महेश यादव का बेटा आ जाता है और बेटे ने अपने बाप को, महेश को देखता है ऐसी हालत में, तो बेटे से रहा नहीं जाता। उसने धारदार और तेज हथियार उठाकर चाकू से अपने पिता का सर काट देता है। वो सर काट कर वो थाने लेकर जाता है कि हमने अपने पिता को बुरे कर्म करने का देख लिया था, जिससे मैंने इसका ये हाल किया है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं। क्या अरब ने अपने पिता के साथ सही किया या गलत? उसने उसकी कर्मों का सज़ा दी है। दोस्तों, इस कहानी सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना किसी को आहत करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।